हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये हमारे एमसीक्यू सीरीज का 4th सेशन है। और इसमें भी मैंने 25 एमसीक्यूज कलेक्ट किए हैं जो नेट सेट के एग्ज़ाम में या टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम में पहले पूछे गए थे। मैंने इसमें भी ऑप्शंस इंक्लूड नहीं किए हैं। मैंने बस हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दिया है और उसके साथ कुछ एडिशनल इन्फो भी आपको मिलेगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ कौन सी नॉवेल में अपीयर होता है? तो वो अपीयर होते हैं मिसेस डैलवे में, और ये नॉवेल लिखा है वर्जीनिया वुल्फ ने। सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ जो है वो वर्ल्ड वॉर 1 वेटरन है। वेटरन का मतलब वो होता है जो पहले वॉर में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था एज ए सोल्जर, और उसकी वजह से उनको क्या हुआ है, पीटीएसडी। पीटीएसडी मतलब पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। उनको बार बार ये गिल्ट होता रहता है, या फिर उनको वॉर के हॉरर्स की वजह से उनका थोड़ा मेंटल स्टेट जो है वो थोड़ा हिला हुआ रहता है। और ये बार बार उनका एक फ्रेंड होता है इवन, जिसकी डेथ हुई है, लेकिन बिकॉज इनका मेंटल बैलेंस खराब है तो फिर उनको लगता है कि एवन अभी भी है, और वो बार बार उससे बात करते रहते हैं पूरे नॉवेल में। सेकेंड क्वेश्चन है, द ग्रो ओल्ड विथ मी द बेस्ट इज येट टू बी। ये लाइन्स किस पोयम से लिए गए हैं? तो ये लाइन्स लिए गए हैं रबाई बेन एजरा पोयम से, और इसको लिखा है रॉबर्ट ब्राउनिंग ने। ये जो पोयम है ये इनके लाइफ में बेस्ड है। रबाई अब्राहम इब्न इजरा करके एक जोइश रबाई थे। रबाई वो होता है जैसे हमारे कैसे साधु संत होते हैं, या फिर चर्च में जो फादर होते हैं, या फिर कोई इम्पोर्टेंट पर्सन है रिलीजन से रिलेटेड, वैसे जोइश रिलीजन के लोगों के जो साधु संत होते हैं उनको राबाई बोलते हैं। तो ये उनकी लाइफ पे बेस्ड है, और ये उनका फिक्शनलाइज्ड अकाउंट है। मतलब रॉबर्ट ब्राउनिंग ने इसको कोई ऐसा एज अ करेक्ट एक्यूरेट अकाउंट नहीं दिया है, बल्कि उन्होंने उसको फिक्शनलाइज वे में लोगों को बताया है। नेक्स्ट पॉइंट है, डैश कैपिटल अ क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। ये ट्रीटाइज है, किसने लिखा था ये? तो ये लिखा था कार्ल मार्क्स में, और इसमें मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी के बारे में बात करते हैं। इसमें कार्ल मार्क्स इसके बारे में बात करते हैं कि कैसे बूर्जवा क्लास जो है वो प्रोलेटेरिएट को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है, या फिर कैसे पावर इम्बैलेंस होता है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस बिटवीन प्रोलेटेरिएट एंड बूर्जवा क्लास। नेक्स्ट पॉइंट है कि हेजीमनी को किसने कॉइन किया था? हेजीमनी टर्म का मतलब होता है डोमिनेंस ओवर अनदर कंट्री या अनदर स्टेट। फिर वो कल्चरल डोमिनेंस भी हो सकता है या फिर लिटरल डोमिनेंस भी हो सकता है। डोमिनेंस मतलब बेसिकली किसी को रूल करना। जैसे इंडिया पे हेजीमनी था पहले ब्रिटेन का, कि वो हमको रूल कर रहे थे। अभी भी अगर आप देखो तो कल्चरल इन्फ्लुएंस काफ़ी है। वेस्टर्न कल्चर की वजह से काफ़ी इंडिया इन्फ्लुएंस होता रहता है, कि यहाँ पे मतलब वहाँ के जो ट्रेंड्स है वो धीरे धीरे यहाँ पे भी आने लगते हैं। तो ये टर्म किसने कॉइन किया था हेजेमनी का? एंटोनियो ग्राम्सी ने इसको कॉइन किया था। और इसका जो एसोसिएशन है, या आगे चल के इस टर्म को इम्पीरियलिज्म से भी कंपेयर किया जाता है, या फिर उसके साथ इसको एसोसिएट किया जाता है। इम्पीरियलिज्म का ये मतलब होता है कि अपना जो डोमिनेंस है या अपने जो बॉर्डर्स है उसको स्प्रेड करके दूसरे कंट्रीज को भी अपने इसमें ले लेना। जैसे ब्रिटेन एक टाइम पे इम्पीरियलिस्ट था, वो बार बार दूसरी कंट्रीज को इन्वेड कर रहा था और उनको कॉलोनीज बना रहा था। द टर्म विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ किसने कॉइन किया था? तो ये कॉइन किया था कॉलरिज ने उनके बायोग्राफिया लिटरेरिया में, उसका चैप्टर 14 जो 1817 में पब्लिश हुआ। विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ का ये मतलब होता है कि हमारे जो रीजनिंग है, या मतलब अभी जैसे अगर सपोज आप कोई वैम्पायर का मूवी देखो, ठीक है, तो हमको पता है कि वैम्पायर असल में एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन अगर हम बार बार ये मूवी देखते वक्त यही सोचे कि वैम्पायर्स तो होते ही नहीं, ये लोग ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी होगा, अगर हम बार बार ये बात सोचे तो हम कभी उस मूवी को एंजॉय ही नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर आप एवेंजर्स का एग्जांपल ले लो, हमको पता है कि टोनी स्टार्क नहीं है, हमको पता है कैप्टन अमेरिका नहीं है, लेकिन अगर हम वही चीज़ों को मूवी देखते वक्त बार बार सोचते रहे कि ये तो पर्सन एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऐसे थोड़ी हो सकता है, कोई थोड़ी ऐसे डेमिगॉड्स आते हैं वगैरह,
तो हम कभी उस मूवीज को एंजॉय नहीं कर सकते। तो कॉलरिज का यहाँ पे ये मानना था कि हमें कभी कभी अपना जो डिसबिलीफ है, हमारी जो रीजनिंग्स है, उसको सस्पेंड कर देना चाहिए। सस्पेंड कर देना चाहिए मतलब उसको बंद कर देना चाहिए, और वो हमें विलिंगली करना चाहिए। विलिंगली मतलब खुद के मन से हमें वो चीज़ें सारी छोड़नी चाहिए, रीजनिंग छोड़नी चाहिए फॉर अ टाइम बिंग, जब तक हम उस लिटरेचर को या फिर उस आर्ट वर्क को एंजॉय नहीं करते। क्योंकि अगर हम बार बार लॉजिकली सोचे तो हम कभी उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे। हमको कभी कभी वो थोड़ा अपना माइंड जो है वो थोड़ा शट करके उन जो भी चीज़ें हमारे सामने कोई बोल रहा है उसको थोड़ी देर के लिए सुन लो, तो फिर उसकी वजह से क्या हो जाता है, खुशी खुशी मिलती है या फिर एंजॉयमेंट होता है, प्लेजर मिलता है हमें। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि लेओपोल्ड सीडार सेंघोर ने कौन सा टर्म कॉइन किया था। तो उन्होंने कॉइन किया था नेग्रीट्यूड। यहाँ पे एक्सेंट है, ये फ्रेंच वर्ड है, इसका लिटरल ट्रांसलेशन होता है ब्लैकनेस। और इस टर्म को फ्रांस फैनॉन ने भी काफ़ी बार अपने बुक में यूज़ किया है। लेओपोल्ड सेडार सेंघोर प्रेसिडेंट थे सेनेगल के, ही वॉज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ सेनेगल, और उन्होंने ये टर्म को कॉइन किया था। The Anatomy of Criticism is written by whom? It is written by Northrop Frye। और इस बुक में उन्होंने मिथ को डिवाइड किया है सीजन्स में। स्प्रिंग को किया है कॉमेडी से, समर को रोमांस से, ऑटम को ट्रेजेडी से, और विंटर को सेटायर से। माइथोलॉजी क्या होता है? माइथोलॉजी वो होता है जो स्टोरीज होती है या जो फोक टेल्स होते हैं, लेजेंड्स होते हैं, वो हर एक कंट्री से एसोसिएटेड होते हैं। तो उसमें उन्होंने बोला है कि जब भी कुछ ऐसे माइथोलॉजी होती है उसमें यूजुअली यही चीज़ें दिखती है। स्प्रिंग में यूजुअली हंसी मजाक होता है, कॉमेडी होती है, समर में रोमांस होता है, ऑटम में कुछ ट्रेजेडी होगी, और विंटर में सेटायर होता है। तो उन्होंने बोला है कि हर एक कंट्री का जो माइथोलॉजी है उसको ऐसे डिवाइड करके हम उसको एनालाइज कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। The Beggar's Opera is written by whom? It is written by John Gay, और ये एक बैलेड ड्रामा है। बैलेड ड्रामा, तो इसमें क्या होता है, बैलेड ड्रामा जो होता है ना वो ओपरास पे सेटायर होता है। ओपरा एक तरह का थिएटर ही होता है, लेकिन इंस्टेड ऑफ ये क्या बोलते हैं डायलॉग्स की वजह वो लोग पूरा गाना गा गा के पूरा बोलते हैं। और इसको म्यूजिकल ड्रामा नहीं होता क्योंकि वो एकदम ऐसे हाई पिच्ड में गाते हैं। तो अगर आपने कभी ओपरा नहीं देखा है आप यूट्यूब कर सकते हो उसको। ओपरा में ना वो बहुत एकदम हाई पिच्ड में गाना गाते हैं। और फिर जॉन गे का ये जो बेगर्स ओपरा है ये उन्होंने एज अ बैलेड ड्रामा लिखा जिसमें उन्होंने ओपरा पे सटायर किया, क्योंकि ओपरा एकदम एक हाई लिटरेरी ट्रेडिशन है और उसको सिर्फ अरिस्टोक्रेट्स या फिर जो अपर लेवल के लोग होते हैं वही हमेशा देखने जाते, तो गरीब लोगों को कभी ओपरा देखने नहीं मिलता, इसलिए बेगर्स ओपरा। तो इन्होंने उसमें बोला है कि ओपरा में कैसे हिपोक्रेसी होती है या फिर लोग कैसे उसको एकदम प्रिटेंशियस बना देते हैं, उसके बारे में उन्होंने बात की है। वेसेक्स इज अ फिक्शनल लोकल ऑफ थॉमस हार्डीज नॉवल। थॉमस हार्डीज के जो ऑलमोस्ट सारे नॉवेल्स हैं वो वेसेक्स कंट्री के इधर ये सेटल होते हैं। और ये नॉवल ये जो कंट्री है या काउंटी है ये लोकल है, ये पहली बार इस नॉवल में अपीयर हुआ था, फार फ्रॉम मैडिंग क्राउड। और इसके बारे में इसी के प्रोलॉग में एक बार थॉमस हार्डी ने ये लिखा था, अ मियरली रियलिस्टिक ड्रीम कंट्री। ये एक्चुअली वेसेक्स एग्जिस्ट तो करता है लेकिन जो थॉमस हार्डी ने उसका फिक्शनलाइज वर्जन दिया है, मतलब वो लैंड एक्चुअली है लेकिन वहाँ पे जो प्लेसेस है वो अलग अलग है। जैसे अगर आप इसकी नॉवेल का बात करो मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज, तो उसमें जो कास्टर ब्रिज है वो एक्चुअली वेसेक्स में नहीं आता है, लेकिन थॉमस हार्डी कास्टर ब्रिज से थे तो उन्होंने उसको भी वेसेक्स में इंक्लूड किया। तो वो लोकल रियलिटी में है लेकिन थॉमस हार्डी ने अपने नॉवेल में उसको फिक्शनलाइज वे में यूज किया है। द प्राइम ऑफ मिस जीन ब्रोडी, ये नॉवेल किसने लिखा है? तो ये नॉवेल लिखा है म्यूरियल स्पार्क्स ने, और ये है रीटेलिंग ऑफ जेन एयर। जेन एयर जो नॉवेल है उसका ये स्टोरी वो अपने तरीके से लिख के बताती है म्यूरियल स्पार्क। और इसमें एक ग्रुप ऑफ गर्ल होती है जिनके बारे में वो पूरी स्टोरी बताती थी, उनके लाइफ में आगे चल के क्या क्या होता है, वो कैसे अपने मतलब उनका एक यूथ के बारे में उन्होंने लिखा है।
द नेक्स्ट पॉइंट है सिसिल डे लुइस रोट डिटेक्टिव नॉवेल्स अंडर विच नेम, तो उन्होंने लिखे थे वो स्यूडोनेम के अंडर निकोलस ब्लेक ने। सिसिल डे लुइस पोएट लॉरेट भी थे और उन्होंने पोइट्री भी काफ़ी लिखी है, लेकिन उन्होंने कुछ डिटेक्टिव नॉवेल्स भी लिखे हैं जो उन्होंने इस नाम के अंदर लिखे, निकोलस ब्लेक में। और उनका जो डिटेक्टिव है उसका नाम है नाइजल स्ट्रेंजवेस। रॉबर्ट बर्न्स वॉज प्रेज्ड एज प्लाउमन पोएट। इनको प्लाउमन पोएट बोलते थे। प्लाउमन या फिर प्लाउ जो होता है वो इसको बोलते हैं, खेती करते वक्त वो काम आता है, हल बोलते हैं उसको हिंदी में। तो बिकॉज रॉबर्ट बर्न्स की जो फैमिली थी वो फार्मिंग से रिलेट करती थी, फार्मर्स से उनके फैमिली में सब, और इनके जो पोएट्री में अगर आप देखो तो फार्मिंग को लेके या जो भी फार्म से रिलेटेड इक्विपमेंट्स है उनको वो काफ़ी यूज़ करते थे अपने पोएम्स में, इसलिए उनको प्लाउमैन पोएट बोलते हैं। टोनी मॉरिसन की नॉवेल है बिलवेड। इसमें जो प्रोटैगनिस्ट है सीत, वो क्या करती है, अपने बच्चों को मार डालती है, क्योंकि अगर वो बड़े हो जाएंगे तो फिर जैसे मतलब वो पैदा हो जाएंगे, थोड़े वो 1-2 साल के हो जाएंगे, उनको स्लेव्स के जैसे ट्रीट किया जाएगा, तो फिर उनको वो स्लेवरी का पनिशमेंट नहीं मिले, इसलिए वो क्या करती है, अपने बच्चों का ही खून कर देती है। इस नॉवेल को पुलित्जर प्राइज मिला था, 1987 में नॉवेल पब्लिश हुआ था, तो 1988 में इसको पुलित्जर प्राइज मिला। और इसमें ये जो नॉवेल है बिलवेड, इसको टोनी मॉरिसन ने डेडिकेट किया है सारे स्लेव्स को। अमेरिका में उसके पहले भी जो स्लेव्स होके गए थे वो, और फिर उस टाइम पे जो स्लेव्स थे, और उसके बाद भी जो स्लेव्स आएंगे उनके लिए उन्होंने उसको डेडिकेट किया है। तो उसके डेडिकेशन में उन्होंने लिखा है कि 6 मिलियन एंड मोर। तो ये नॉवेल स्लेव्स को डेडिकेटेड है। नेक्स्ट पॉइंट है शेक्सपियर के मैकबेथ में मैकडफ को रेफर किया है अनटाइमली रिप्ड फ्रॉम हिज मदर्स वूम्ब। तो ये ऐसे क्यों बोला गया है, क्योंकि मैकडफ जो होता है वो मैकबेथ का खून कर देता है, और मैकबेथ के बारे में ऐसा बोला है कि कोई भी मतलब उसको क्या बोलते हैं, ऐसे मदर्स चाइल्ड ऐसे कभी मार नहीं पाएगा। तो मैकडफ का एक स्पेशलिटी होता है कि उसकी बर्थ के टाइम पे, मतलब जैसे उसकी बर्थ होने वाली होती है उसके पहले उसकी मम्मी की डेथ हो जाती है, तो फिर वो डॉक्टर्स क्या करते हैं, मम्मी का सिजेरियन करते हैं डेथ के बाद, और फिर बेबी मैकडफ को वो पैदा करते हैं। तो फिर टेक्निकली तो वो मम्मी की बर्थ नहीं हुई, क्योंकि मम्मी की तो डेथ हो चुकी थी। तो फिर उसकी वजह से मैकडफ जो है वो एलिजिबल हो जाता है मैकबेथ का खून करने के लिए, इसलिए वहाँ पे बोला है अनटाइमली रिप्ड फ्रॉम हिज मदर्स वूम्ब। तो वो सिजेरियन से ये है क्या सिजेरियन से उसको एसोसिएटेड किया गया है। द लाइफ एंड डेथ ऑफ मिस्टर बैडमन, ये किसने लिखा है, ये लिखा है जॉन बनियन ने, और ये डायलॉग फॉर्म में लिखा है। तो इसमें 2 लोग होते हैं जो पूरा डिस्कशन करते हैं, और उसमें वो बात करते हैं सिन के बारे में और रिडेम्पशन के बारे में। तो मतलब अगर हम लोग पाप करेंगे तो फिर हमारे साथ क्या होगा, और अगर हमें उस पाप से बचना है, हमें रिडेम्पशन होना है, हमें अच्छे काम करने हैं, तो फिर वो हम कैसे कर सकते हैं, और फिर वो करने के बाद हमारे साथ क्या होगा। तो ये पूरा डायलॉग फॉर्म में जॉन बनियन ने इस बुक में बताया, लाइफ एंड डेथ ऑफ मिस्टर बैडमन। नेक्स्ट पॉइंट है जॉन डन के बारे में। टी.एस. एलियट ने ये बोला था, अ थॉट ऑफ हिम वॉज एन एक्सपीरियंस। और ये उन्होंने बोला था उनके मेटाफिजिकल पोएट्स के बारे में। उन्होंने जो ऐसे लिखा था, टी.एस. एलियट ने ये ऐसे लिखा था मेटाफिजिकल पोएट, उसमें वो जॉन डन की काफ़ी तारीफ करते हैं और बोलते हैं कि जॉन डन के लिए मतलब कुछ सोचना भी एक एक्सपीरियंस के जैसा था। अगर हम कुछ सोचते तो हम एक्चुअली उसको एक्सपीरियंस नहीं करते, लेकिन जॉन डन के लिए वो उसी के बराबर था, उनके लिए कुछ सोचना एक एक्सपीरियंस के बराबर था, इसलिए उनकी पोइट्री इतनी अच्छी होती है। और इसी ऐसे में द मेटाफिजिकल पोएट्स में उन्होंने एक और टर्म कॉइन किया था, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। उन्होंने ये टर्म उसमें कॉइन किया था। नेक्स्ट पॉइंट है ई.एम. फॉस्टर को कौन सा नॉवेल पसंद था, तो उनको डैनियल डिफो का जो मॉल फ्लैंडर्स था वो नॉवेल उनको लगता था कि ये सबसे बेस्ट है,
और उन्होंने बोला है था कि ये मास्टरपीस ऑफ कैरेक्टराइजेशन है। कैरेक्टराइजेशन का मतलब ये होता है कि जो भी कैरेक्टर्स है, अगर किसी को भी कैरेक्टर्स कैसे होते हैं या कैसे हमें उन कैरेक्टर्स को, सब राइटर्स को लिखना चाहिए, तो उनको मॉल फ्लैंडर्स से सीखना पड़ेगा, क्योंकि मॉल फ्लैंडर्स में जो कैरेक्टराइजेशन हुआ है, जो कैरेक्टर्स क्रिएट किए गए हैं, वो सबसे बेस्ट है। पर्सुएशन एंड नॉर्दर्नर एबी कब पब्लिश हुआ था? तो ये 1880s में पब्लिश हुआ था और ये पोस्ट्यूमसली पब्लिश हुआ था। पोस्ट्यूमस का मतलब होता है किसी के डेथ के बाद कुछ पब्लिश होता है। तो जेन ऑस्टिन की डेथ थी, वो 1817 में हुई और उसके बाद ये दोनों नॉवेल्स को पब्लिश किया गया था 1880s में। तो जब भी किसी के डेथ के बाद कोई बुक पब्लिश किया जाता है तो उसको पोस्ट्यूमसली बोलते हैं। वैट टेलर लेड पेजेंट्स रिवॉल्ट इन 1381। 1381 में जो फार्मर्स थे इंग्लैंड में, उन्होंने प्रोटेस्ट किया था क्योंकि इसके पहले ब्लैक डेथ आ चुकी थी और ब्लैक डेथ की वजह से काफ़ी लोग भी मर गए थे, काफ़ी फैमिन आ गया था, तो पैसे नहीं थे किंग के पास। तो उन्होंने क्या किया था, जो भी पेजेंट्स थे उन पर टैक्स लगाया था। और इस टैक्स के इंक्रीज का एक और रीज़न है कि उसके पहले 100 ईयर्स वॉर हुआ था। तो 100 ईयर्स वॉर के टाइम पे भी उन पे टैक्सेशन लगाया था फार्मर्स पे। तो वो पहले एक तो बेचारे कमा कम रहे थे, क्योंकि एक तो इंग्लैंड एग्रेरियन कंट्री ज़्यादा है नहीं, जैसे इंडिया में देखो फार्मलैंड ज़्यादा है, इंग्लैंड में तो वैसे भी कम है। और ऊपर से फैमिन भी चल रहा है, सूखा आया है या बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो फिर लोगों को कुछ मिल ही नहीं रहा। तो वो फार्मिंग मतलब वो उतना कमा ही नहीं रहे थे कि वो इतना टैक्स में दे सके। तो ये जो वैट टेलर नाम का एक पर्सन है, इसने रिवोल्ट करवाया था सब पेजेंट्स को मिलके किंग के अगेंस्ट। विलियम हैजलिट ने एक कलेक्शन ऑफ ऐसे लिखा था जिसको बोलता था टेबल टॉक, जिसका फर्स्ट वॉल्यूम आया था 1821 में और सेकंड वॉल्यूम आया था 1822 में। टेबल टॉक मतलब वो होता है जिसमें आप सोशल कमेंट्री करते हैं या क्रिटिक करते हैं, आप सोसाइटी में जो सारी चीज़ें होती हैं उनको एक सटायरिकल वे में आप लोगों के सामने बताते हैं। तो उन्होंने वो जो एसेस लिखे थे वो 2 वॉल्यूम में पब्लिश हुए थे, 1821 में और 1822 में। इसके साथ में कॉलरिज और ली हंट, ये दोनों रोमांटिक पोएट भी, उनके भी एसेज आए हैं टेबल टॉक फॉर्म में। तो इन दोनों के भी अलग कलेक्शंस है, लेकिन विलियम हैजलिट के 2 वॉल्यूम्स में आए थे। हंग्री टाइड जो नॉवेल है वो किसने लिखा था? तो ये नॉवेल लिखा है अमिताव घोष ने और ये पब्लिश हुआ था 2004 में और ये सुंदरबन में सेट है। सुंदरबन बंगाल का एक एरिया है जहाँ पे टाइगर्स काफ़ी होते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 फ्रेंड्स होते हैं या फिर आप उनको 3 लोग भी बोल सकते हैं, एक्वेंटेंस होते हैं। वो एक रिवर पे जर्नी करते हैं क्योंकि वहाँ पे उनको जो डॉल्फिन्स होते हैं, एक अलग तरीके का डॉल्फिन होता है, उसको ढूंढने के लिए या उसको देखने के लिए, जो रिवर का डॉल्फिन होता है उनको देखने के लिए ये जर्नी करते हैं। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन्स डिक्शनरी कब पब्लिश हुआ था? तो ये पब्लिश हुआ था 1755 में और इसके 173 ईयर्स के बाद अपना मॉडर्न डिक्शनरी आया। जेम्स बॉसवेल ने डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का बायोग्राफी लिखा था और ये पब्लिश हुआ था 1791 में। सैमुअल जॉनसन ने काफ़ी लोगों के बारे में बायोग्राफी लिखा था। उन्होंने शेक्सपियर के बारे में बोला था, उन्होंने मेटाफिजिकल पोएट्स के बारे में बोला था, जॉन मिल्टन के बारे में लिखा था, तो काफ़ी राइटर्स के बारे में लिखा था। लेकिन जेम्स बॉसवेल ने डॉक्टर जॉनसन के बारे में लिखा। द रेनबो नॉवल किसने लिखा था? तो ये नॉवल लिखा था D.H. लॉरेंस ने और ये पब्लिश हुआ था 1915 में और इसका सीक्वल है विमेन इन लव और ये पब्लिश हुआ था 1920 में। ये नॉवल ज़्यादा पॉपुलर है इस नॉवल से। मॉर्फोलॉजी ऑफ फोकलोर इज रिटन बाय हुम? इट इज रिटन बाय व्लादिमीर प्रॉप और ये पब्लिश हुआ था 1958 में। फोकलोर मतलब वो होता है जिसमें हम लोग ये बोलते हैं जो भी अपने लेजेंड्स होते हैं ना, हर एक गांव का या हर एक सिटी का, हर एक देश का एक लेजेंड होता है। कुछ ऐसे स्टोरीज होते हैं जो हर जगह पे चलते रहते हैं और वो 1 जनरेशन डाउन द लाइन हम लोग सब पास करते हैं। तो उसमें उन्होंने उन फोकलोर्स को, उन लेजेंड्स को, लोकल लेजेंड्स को के बारे में उन्होंने लिखा था और ये जो बुक है ये पब्लिश हुआ था 1958 में।
ओके, सो दैट वाज इट। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया। अगर आपको पूरी एमसीक्यू सीरीज के पहले सेक्शंस देखने, मैं उनको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। इसके साथ में काफ़ी ग्रामर के वीडियोस भी है, लिटरेचर के वीडियोस भी है। और अगर आप चाहते हो किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ कमेंट में लिख देना। आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना। थैंक यू।